दोस्तों, आज की कहानी मेरे साथ शेयर की है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले गोपाल जी ने। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी। आखिर क्या हुआ था गोपाल जी के साथ। आप देख रहे हैं बैक हॉरर केपी चौधरी के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और ये घटना दरअसल मेरे पिताजी के साथ घटी थी। इस घटना को घटे हुए अभी लगभग 30 से 35 साल ही हुए हैं, लेकिन ये घटना आज भी मेरे दिल को झंझोड़ कर रख देती है। दरअसल ये बात तब की है जब गांव में हमारा एक बहुत बड़ा आम का बगीचा हुआ करता था और ये बगीचा लगभग 250 साल पुराना था। इस बगीचे में काफ़ी बड़े बड़े आम के पेड़ थे और इन आम के पेड़ों की संख्या लगभग 400 से भी ज़्यादा थी। हमारे गांव में ही तो क्या, हमारे ज़िले में ये सबसे बड़ा आम का बगीचा था और हम भी उन दिनों काफ़ी ज़्यादा अमीर हुआ करते थे, क्योंकि इस आम के बगीचे से हमें जो अर्निंग होती थी उसकी वजह से हमारे घर का खर्च तो अच्छे से चल ही जाता था, बल्कि हम इतने पैसे कमा लेते थे कि हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। दरअसल इस बगीचे की स्थापना मेरे पुरखों ने की थी और अब इस बगीचे की देखरेख मेरे दादाजी किया करते थे। दरअसल उन दिनों मेरे पिताजी की उम्र यही कोई 16 से 17 साल के आसपास रही होगी जब मेरे दादाजी इस बगीचे में रात को देखभाल करने के लिए जाया करते थे। लेकिन अचंभे की बात तो ये थी कि इस बगीचे में आज तक किसी भी गांव वाले ने आमों की चोरी नहीं की थी। यहाँ तक कि कोई गांव वाला आज तक इस बगीचे के आसपास फटकता हुआ भी मेरे दादाजी को नजर नहीं आया था। और इसकी वजह ये थी कि गांव वालों का मानना था कि इस बगीचे के अंदर जिन्न रहता है, और कोई ऐसा वैसा साधारण जिन्न नहीं बल्कि काला जिन्न। दरअसल काला जिन्न बाकी आम जिन्नों से कहीं ज़्यादा ताकतवर और खूंखार होता है, लेकिन आज तक मेरे दादाजी ने इस जिन्न के बारे में लोगों से बस सुना ही था। उनको बगीचे में काम करते हुए काफ़ी साल बीत चुके थे, लेकिन अब तक उन्होंने उस जिन्न का सामना नहीं किया था। हालांकि मेरे दादाजी अक्सर मेरे पिताजी को बताया करते थे कि भले ही उन्होंने अब तक बगीचे के अंदर जिन्न को ना देखा हो, लेकिन रात में अक्सर उस जिन्न की आवाज़ें सुनाई जरूर देती हैं। रात में बगीचे के अंदर ऐसा लगता है कि मानो बहुत सारे जंगली जानवर बगीचे के अंदर आकर आपस में लड़ रहे हों, लेकिन जब वो देखने के लिए बगीचे के अंदर जाते थे तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नज़र नहीं आता था। और मेरे दादाजी मेरे पिताजी को अक्सर कहा करते थे कि मेरे बाद तुम्हें ही इस बगीचे की देखरेख करनी होगी। लेकिन अभी मेरे पिताजी की उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी और मेरे दादाजी नहीं चाहते थे कि इतनी कम उम्र में उनका बेटा उस खतरनाक बगीचे की देखरेख करे। इसलिए अभी तक उन्होंने मेरे पिताजी को बगीचे की देखरेख से दूर ही कर रखा था। लेकिन मेरे दादाजी की एक खास बात ये भी थी कि जब भी वो उस बगीचे के अंदर जाते थे तो उस बगीचे के अंदर जाने से पहले वो एक भारी सा चांदी का कड़ा पहनते थे। दिन में मेरे दादाजी ये कड़ा नहीं पहनते थे, लेकिन जब रात के समय उनको बगीचे में देखरेख करने के लिए जाना होता तो वो अक्सर ये कड़ा पहनकर ही बगीचे के अंदर जाते थे। लेकिन ऐसा क्यों था अब तक मेरे पिताजी को ये नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे पिताजी की उम्र बढ़ती गई और मेरे दादाजी बूढ़े होते गए। एक दिन मेरे दादाजी काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और इसलिए उन्होंने मेरे पिताजी को बाग की देखरेख करने के लिए कहा और रात में मेरे पिताजी को उस बगीचे की देखरेख करने के लिए जाना था। लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने उस बगीचे की देखरेख करने के लिए जाने के लिए कहा तो मेरे पिताजी झट से दादाजी से बोल पड़े, लेकिन पिताजी, उस बगीचे के अंदर कोई मजदूर भी तो जा सकता है, वहाँ पर मेरे जाने की क्या ज़रूरत? और वैसे भी आज तक हमारे बगीचे में आमों की चोरी तो हुई नहीं और मैं वहाँ जाके करूँगा भी क्या? कोई गांव वाला तो बगीचे के अंदर जाता ही नहीं है, तो मैं देखरेख किससे करूँगा? अभी मेरे पिताजी ने दादाजी से इतना कहा ही था कि दादाजी ने अपने पास रखा हुआ वो कड़ा मेरे पिताजी के हाथों में देते हुए कहा, देखो, बगीचे के अंदर तुम्हें ही जाना होगा, क्योंकि हमारे खानदान के अलावा और कोई भी उस बगीचे के अंदर देख रेख नहीं कर सकता। इसलिए हमारे खानदान के ही किसी आदमी को वहाँ पर देख रेख करनी होती है। और याद रखना, जब तुम उस बगीचे के अंदर पहुँच जाओ
तो ये कड़ा अपने हाथों से नहीं उतारना और दिन होने के बाद ही घर वापस आना। रात के समय में घर वापस लौट कर भी मत आना, चाहे वहाँ पर तुम्हें कैसे भी आवाज़ें सुनाई दें। और हाँ, याद रखना कि भूल कर भी ये कड़ा अपने हाथों से उस बगीचे के अंदर नहीं उतारना। जब मेरे पिताजी ने दादाजी की इन बातों को सुना तो पिताजी ने अपने हाथों में एक लाठी ली और उस कड़े को अपने बाएं हाथ में पहनकर वो चल पड़े हमारे बगीचे की ओर। लेकिन जैसे ही मेरे पिताजी हमारे उस पुश्तैनी बगीचे के अंदर पहुंचे और जैसे ही मेरे पिताजी उस बगीचे के अंदर पहुंचे थे तो उन्हें ऐसा लगा था कि मानो ये आम, जो कि दिन में काफ़ी ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं, रात के समय में काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चांद की रोशनी में उनको आम और आम के पेड़ कुछ अजीब से ही दिखाई दे रहे थे। दरअसल पेड़ भी कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे कि मानो दिन में यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है और रात के समय में इन पेड़ों का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बगीचे के बीचों बीच पहुंच गए। वहाँ पर एक खटिया पड़ी हुई थी। मेरे दादाजी ने उस खटिया के ऊपर बिस्तर किए और उस खटिया पर लेट गए। दरअसल उन दिनों गांव के अंदर ना तो लालटेन की सुविधा हुआ करती थी और ना ही टॉर्च की सुविधा, इसलिए मेरे पिताजी जो भी देख पा रहे थे उस बगीचे के अंदर उन्हें केवल चांद की रोशनी में ही दिखाई दे रहा था। मेरे पिताजी भी इधर उधर ज़्यादा देख नहीं रहे थे और वो लाठी को अपने सिरहाने रखकर उस बगीचे के अंदर आराम से सो गए। उस बगीचे के अंदर जब मेरे पिताजी सोए थे तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, यहाँ तक कि वहाँ पर हवा भी काफ़ी ज़्यादा कम चल रही थी। लेकिन अचानक से मेरे पिताजी के लगभग बीच रात के आसपास, यानी कि रात के लगभग 2 या 3 बजे होंगे, उस समय पर अचानक से आंखें खुली और उनकी आंखें खुली थीं एक तेज आवाज़ के साथ। और ये आवाज़ कुछ ऐसी थी कि मानो गांव के कई सारे लोग बगीचे के अंदर से फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हों और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर और ढीम मारकर, यानी कि पत्थर मारकर बगीचे से आमों को तोड़ रहे हों। लेकिन जब मेरे पिताजी ने इधर उधर जाकर पूरे बगीचे में देखा तो उन्हें कहीं भी कोई भी इंसान देखने के लिए नहीं मिला। अब मेरे पिताजी ये सोचकर हैरान थे कि आखिर बगीचे में आवाज़ें तो ऐसी आ रही हैं मानो यहाँ पर 10 से 20 लोग आम तोड़ रहे हैं, लेकिन बगीचे के अंदर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। यही सोचकर मेरे पिताजी काफ़ी हैरान थे और वो लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बगीचे के अंदर चक्कर लगाते रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी रात कोई भी उस बगीचे के अंदर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी उन्हें आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थीं। ये आवाज़ें कई लोगों की थीं जो कि आम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पिताजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि उन्हें आखिर कोई इस बगीचे के अंदर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और अब उन लोगों को पकड़ने के लिए मेरे पिताजी ने एक तरकीब लगाई। वो एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर लाठी लेकर चढ़ गए और उस आम के पेड़ के ऊपर बैठ गए। उनका ये सोचना था कि जब भी कोई आदमी इस आम के पेड़ से फल तोड़ने के लिए आएगा तो मैं ऊपर से छलांग लगाकर उसको पकड़ लूँगा, और अगर कोई भी आदमी इस पेड़ के आसपास भी किसी पेड़ से फल तोड़ता है तो मैं उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ सकता हूँ। लेकिन घंटों भर उस पेड़ पर बैठे रहने के बाद भी उन्हें कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ें अभी भी उसी तरह से बरकरार सुनाई दे रही थीं। लगभग जब सुबह होने वाला था तब उन्हें उन लोगों की आवाज़ें आना एकदम से बंद हो गया। लेकिन इसके बाद जब मेरे पिताजी उस पेड़ से नीचे उतरे और वापस से अपनी खटिया के पास जाने लगे तो उन्हें ऐसा लगा कि मानो बगीचे के अंदर काफ़ी सारी बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। दरअसल बिल्लियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मेरे पिताजी को साफ साफ सुनाई दे रही थीं
और इस बात को लेकर मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर बगीचे के अंदर इतनी सारी बिल्लियां कहां से आ गईं। लेकिन जब मेरे पिताजी बगीचे में उस जगह पर पहुंचे जहां पर से बिल्लियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, तो मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए क्योंकि उस जगह पर कोई भी बिल्ली मौजूद नहीं थी। लेकिन अब भी वहां से आवाज़ें इसी तरह से आ रही थी कि मानो वो बिल्लियां उनके आसपास ही आपस में लड़ रही हों, लेकिन कोई भी बिल्ली उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे तैसे मेरे पिताजी ने उस बगीचे के अंदर वो काली रात काटी। लेकिन अगली सुबह जब मेरे पिताजी घर लौटे तो उन्होंने अपने पिताजी यानी मेरे दादाजी से रात में बगीचे के अंदर हुई सभी घटनाओं के बारे में बताया। तो उनके पिताजी ने यानी मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा कि बगीचे के अंदर अक्सर ऐसी घटनाएं उन्हें भी देखने के लिए मिलती हैं और इन घटनाओं के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक तुम्हें उस बगीचे के अंदर दिखाई नहीं दी हैं। और आगे मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी से कहा, देखो तुम्हें वहाँ पे और भी बहुत सी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं, लेकिन तुम्हें वहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब तक ये कड़ा तुम्हारे हाथ में है तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। और कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊँगा और उसके बाद बाघों की रखवाली मैं ही किया करूँगा, तुम घर पर ही रहना। और ये सुनने के बाद मेरे पिताजी ने दादाजी से कुछ ज़्यादा सवाल भी नहीं किए थे। और इसके बाद मेरे पिताजी अगली रात भी उसी बगीचे के अंदर रखवाली करने के लिए चले गए। लेकिन इस रात का नज़ारा भी कुछ पिछली रात की तरह ही था। अब मेरे पिताजी फिर से अपने घर आए और उन्होंने ये सब बातें मेरे दादाजी को बताईं। लेकिन दादाजी ने भी कल की तरह ही बातों को टालते हुए मेरे पिताजी को समझा दिया। अब मेरे पिताजी हर रात उसी बगीचे के अंदर रखवाली करने के लिए जाते थे और अब मेरे पिताजी को ऐसा करते हुए लगभग 17 दिन बीत चुके थे। और अब मेरे पिताजी को बगीचे में हो रही इन घटनाओं की मानो जैसे आदत सी हो चुकी थी। वो बगीचे में जाते ही चारपाई पर अपने बिस्तर कर लेते थे और उसके बाद आराम से सो जाते थे। उन्होंने उन आदमी की आवाज़ों और बिल्ली की आवाज़ों का पीछा करना भी मानो अब छोड़ ही दिया था। लेकिन जैसे ही 18वें दिन मेरे पिताजी उस बगीचे के अंदर रखवाली करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें कड़े को पहनना याद ही नहीं रहा। दरअसल जब वो सुबह लौट कर आते थे तो कड़े को उतार कर रख देते थे, लेकिन जब वो रखवाली के लिए बगीचे में जाया करते तो वो कड़े को पहन कर जाते थे। लेकिन आज उनको कड़े को पहनना याद नहीं रहा था और वो सीधे ही बगीचे के अंदर पहुंच गए। उन्होंने हर रोज़ की तरह चारपाई बिछाई और उसके बाद उस पर बिस्तर करके सो गए थे। लेकिन आज रात के 1:30 बजे के आसपास हर रोज़ की तरह मेरे पिताजी की आंखें खुलीं। लेकिन ये आंखें किसी आदमी की चीख और बिल्लियों की चीख की आवाज़ की वजह से नहीं, बल्कि एक तगड़े से भैंसे की वजह से खुली थीं। दरअसल वो काला भैंसा मेरे पिताजी की चारपाई के पास आकर अपने लंबे लंबे सींगों से उस चारपाई को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने चारपाई के अंदर अपने दोनों सींग दे रखे थे और एक छोर से वो उस खाट को उठाना चाहता था। और ये देखकर मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतना बड़ा भैंसा उनके पास इस बगीचे में क्या कर रहा है। ये सब मेरे पिताजी सोच ही रहे थे कि अचानक से उस भैंसे ने अपने बड़े बड़े सींगों से खाट को उठाकर उल्टा कर दिया था और अब मेरे पिताजी जमीन पर पड़े हुए थे। वो ये सब सोच ही रहे थे कि आखिर इस काले भैंसे से कैसे बचा जाए और इसको बगीचे से बाहर कैसे भगाया जाए। उन्होंने सीधा अपना हाथ अपने रखे हुए लठ की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो लठ को उठाना चाहते थे कि मानो उनकी छाती के ऊपर किसी ने कुंटलों वजन रख दिया हो। अब मेरे पिताजी को वो भैंसा तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके शरीर के ऊपर इतना ज़्यादा वजन था कि वो अपने शरीर को इधर उधर हिला ही नहीं पा रहे थे। केवल वो अपनी आंखें खोल रखे थे और इधर उधर देखने की कोशिश किए जा रहे थे। ना तो उनके मुंह से आवाज़ें निकल रही थीं और ना ही वो कुछ कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखों को खोलकर ये देखना चाहते थे कि आखिर उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है। उन्होंने सोचा कहीं ये काला भैंसा मेरे ऊपर आकर तो नहीं बैठ गया,
लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने शरीर के ऊपर देखना चाहा तो उन्हें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बस क्विंटलों वजन अपने शरीर पर महसूस हो रहा था। अब मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे और उन्हें ये महसूस हो रहा था कि जैसे कोई प्रेत उनके ऊपर बैठा हुआ है, और अब वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस बगीचे से निकलकर घर की तरफ भागा जाए। लेकिन वो भागते तो तब जब उनके शरीर से वो वजन कम होता। वो वजन और भी ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था। मेरे पिताजी आंखें खोलकर बस देखे ही जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर आज मैं कौन सी मुसीबत में फंस गया, कि तभी उन्होंने उस पेड़ के ऊपर देखा जिसके नीचे मेरे पिताजी पड़े हुए थे। दरअसल जिस जगह पर मेरे पिताजी जमीन पर पड़े हुए थे, ठीक उसी के ऊपर एक बड़े से आम के पेड़ के ऊपर एक काला सा आदमी बैठा हुआ था और वो आकार में काफ़ी तगड़ा भी था। लगभग 10 से 12 मिनट तक मेरे पिताजी इसी तरह से ज़मीन पर पड़े पड़े उस आदमी की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे। वो मन में सोच रहे थे कि आखिर ये आदमी कौन है, कहीं ये वो ही जिन तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले अक्सर चर्चा किए करते हैं। मेरे पिताजी उस जिन्न के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी ऊपर बैठा हुआ वो भयानक जिन्न मेरे पिताजी से बोला, हाँ वही तो हूँ मैं। उस जिन्न की इस भयानक आवाज़ को सुनकर मेरे पिताजी और भी ज़्यादा डर गए थे। लेकिन तभी अचानक से मेरे पिताजी के ऊपर से वो क्विंटलों वजन न जाने कहाँ गायब हो गया और मेरे पिताजी डरते डरते खड़े हो गए थे और वो उसी जिन्न की तरफ डरते डरते देखे जा रहे थे। लेकिन वो जिन्न मेरे पिताजी से बोला, अगर जान बचाना चाहता है तो जल्दी से अपने घर भाग जा, ये बगीचा मेरा है। उस जिन्न ने अभी ऐसा कहा ही था कि झट से मेरे पिताजी उस बगीचे से भागकर दौड़ पड़े अपने घर की तरफ और भागते भागते मेरे पिताजी सीधा अपने घर लौट आए। जब मेरे दादाजी को पता चला कि उनका बेटा घर लौटकर आ चुका है तो उन्होंने मेरे पिताजी से चिल्लाते हुए कहा, तुमसे कहा था ना कि कभी भी रात को वापस घर लौटकर मत आना। लेकिन जब डरते हुए मेरे पिताजी ने दादाजी को रात में उस बगीचे में हुई घटनाओं के बारे में बताया तो मेरे दादाजी भी सन्न रह गए। उन्होंने मेरे पिताजी से पूछा, कड़ा पहनकर नहीं गए थे क्या तुम? और इतना कहते ही मेरे दादाजी की नज़र गई मेरे पिताजी के हाथों पर। उन्होंने कड़ा पहन ही नहीं रखा था और तभी मेरे दादाजी ने पिताजी से पूछा कि कड़ा कहाँ है। मेरे पिताजी ने दादाजी से कहा, वो तो मैं पहनना भूल गया था और सीधा ही बगीचे में रखवाली करने के लिए चला गया, मुझे क्या पता था कि ये मेरे साथ हो जाएगा। और मेरे पिताजी डरते हुए बोले, आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा बगीचे में, वहाँ डर लगता है मुझे, और आज तो मैंने वहाँ पे खतरनाक जिन्न को भी देखा है। मेरे पिताजी ने इतना कहा ही था कि मेरे दादाजी हैरान होकर वहीं चारपाई पर बैठ गए और उनके हाव भाव कुछ ऐसे लग रहे थे कि मानो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मेरे पिताजी ने अपने पिताजी से कहा, यानी मेरे दादाजी से कहा, क्या हुआ पिताजी, आप इतना क्यों डर रहे हो? वो जिन्न कौन सा घर पे थोड़े ही आ जाएगा, कल से मैं बगीचे के अंदर नहीं जाऊंगा। पिताजी की इन बातों को सुनकर दादाजी ने पिताजी से कहा, इतना आसान नहीं है उस जिन्न से बचना, वो बहुत खतरनाक है बेटे। खतरनाक? लेकिन उस जिन्न ने मुझे तो कुछ नहीं किया, उल्टा उसने खुद ही कहा था कि यह बगीचा मेरा है, अगर बचना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। और इसके बाद मेरे दादाजी बिना कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चले गए और जाते जाते उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। और जब सुबह हुई उसके बाद मेरे पिताजी को लेकर मेरे दादाजी सीधा एक पंडित जी के पास गए। दरअसल ये पंडित जी काफ़ी ज़्यादा विद्वान थे और ये काली माँ के मंदिर के पुजारी थे। इनके पास मेरे दादाजी अगली ही सुबह मेरे पिताजी को लेकर गए। जब मेरे पिताजी उनके पास पहुँचे उन्होंने मेरे पिताजी को देखते ही कह दिया कि तुम बहुत बड़े संकट में हो और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा खानदान भी बहुत बड़े संकट में घिरने वाला है।
और ऐसा कहते ही उन पुजारी ने मेरे दादाजी और पिताजी को मंदिर में बैठने के लिए कहा। जैसे ही मेरे दादाजी और पिताजी उनके कहने पर मंदिर के अंदर बैठे तो पुजारी जी ने मेरे दादाजी को सारी बातें बताईं। दरअसल उन्होंने बताया कि जिसका सामना रात को तुम्हारे लड़के ने किया है वो कोई छोटी मोटी बला नहीं है, बल्कि वो एक जिन्न है, और कोई ऐसा वैसा साधारण जिन्न नहीं, बल्कि साधारण जिन्नों से कहीं ज़्यादा खतरनाक और कपटी काला जिन्न। ये काला जिन्न आपको फंसाकर मारने की कोशिश करता है और अब उसी काले जिन्न के चंगुल में फंस चुका है तुम्हारा लड़का। इसके बाद उन पुजारी जी ने मेरे दादाजी से साफ साफ कह दिया कि इस लड़के को उस जिन्न के हाथों मरना ही होगा, क्योंकि उसकी शक्तियों का सामना और कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद मेरे पिताजी झट से उन पुजारी जी से बोल पड़े, पुजारी जी, और दिन भी तो मैं उस बगीचे के अंदर जाता था, लेकिन तब तो मुझे वो जिन्न दिखाई नहीं दिया। आखिर कल रात ही वो जिन्न मुझे दिखाई क्यों दिया था? और इसके बाद पुजारी जी मेरे पिताजी से बोल पड़े, क्योंकि और दिन तो तुम्हारे पास वो कड़ा रहता था ना। इसके बाद मेरे पिताजी झट से पुजारी जी से बोले, कड़ा? उस चांदी के कड़े के बारे में आपको कैसे पता? इसके बाद वो पुजारी जी हंसते हुए बोले, मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है तुम्हारे बारे में। और तभी मेरे दादाजी ने पुजारी जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, बहुत कुछ? मैं कुछ समझा नहीं पुजारी जी, क्या पता है आपको हमारे बारे में? तभी पुजारी जी ने मेरे दादाजी से कहा कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे क्यों कहा था कि तुम्हें जब भी उस बाग के अंदर जाना हो तो तुम उस कड़े को पहन कर जाना और रात में कभी भी वापस लौटकर घर वापस नहीं आना। तुमने कभी उनसे पूछा ही नहीं और उन्होंने भी तुम्हें कभी बताया ही नहीं था, लेकिन तुमने भी इसी तरह से अपने बेटे को भी उसी बगीचे के अंदर देखरेख करने के लिए भेज दिया था। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उस बगीचे के अंदर आखिर कौन रहता है, और कड़े के तुम्हारे हाथ में होने के कारण वो अब तक तुम्हें दिखाई नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें आवाज़ें हर रोज़ उस बगीचे के अंदर आती होंगी। तभी मेरे दादाजी ने कहा, हाँ, आवाज़ें तो उस बगीचे के अंदर अक्सर आती थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि आखिर मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं देता है। आखिर मेरे पिताजी ने मुझसे जो कहा था कि आवाज़ें तो आएंगी लेकिन तुम कड़ा पहने रहना, और इसी तरह से मैंने कभी भी कड़ा उतारा ही नहीं और मुझे उस बगीचे के अंदर कोई दिखाई ही नहीं दिया। लेकिन कल जब मेरा बेटा बगीचे के अंदर कड़ा पहनकर नहीं गया तो उसको एक जिन्न उस बगीचे में दिखाई दिया था। और तभी उन पंडित जी ने मेरे दादाजी को एक ऐसा राज बताया जिसको जानने के बाद मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों ही सन्न रह गए थे। दरअसल उन पंडित जी ने बताया कि ये जो बाग जिसकी तुम रखवाली करते हो, ये बाग कभी किसी पुरखे ने लगाया ही नहीं था, बल्कि ये बाग खुद ब खुद एक ही रात में इसी तरह से बड़ा हो गया था जैसा ये आज दिखाई देता है। तभी मेरे दादाजी ने पंडित जी से कहा, एक रात में? लेकिन एक रात में इतना बड़ा बाग कैसे हो गया? तभी पंडित जी ने बताया कि दरअसल जिस जगह पर आज ये बाग है उस जगह पर कभी एक काला जिन्न रहा करता था, लेकिन तुम्हारे पुरखों में से एक ने वहां पर जाकर एक दिन एक आम का छोटा सा पौधा लगा दिया, और जैसे ही शाम को वो उस पौधे को लगाकर वापस से अपने गांव लौटा था, और जब सुबह वो उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उस जगह पर एक बहुत बड़ा आम का बगीचा लग चुका है। दरअसल उस काले जिन्न ने उस आम के पेड़ की जगह पर खुद के रहने के लिए एक बड़ा सा आम का बगीचा बना लिया था। लेकिन अगली सुबह जब तुम्हारा पूर्वज उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा आम का बगीचा लगा हुआ है। तो उसने वहाँ पर किसी इंसान को ना पाकर ये सोचा कि ये बगीचा अब मेरा है और मैं ही इसका मालिक हूँ। इसके बाद उसने उस बगीचे से फलों को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसका सामना हुआ इसी काले जिन्न से, और इस काले जिन्न ने तुम्हारे उस पूर्वज को काफ़ी ज़्यादा मारा और उसको मार पीट कर वहाँ से भगा दिया।
लेकिन तुम्हारा वो पूर्वज काफ़ी ज़्यादा ढीठ था और वो कमीना भागकर एक तांत्रिक के पास पहुंच गया और वो तांत्रिक भी काफ़ी ज़्यादा कमीना था। उस तांत्रिक ने पहले तो तुम्हारे उस पूर्वज से उस जिन्न को भगाने के लिए साफ साफ मना कर दिया, लेकिन जब तुम्हारे पूर्वज ने उस तांत्रिक से कहा, महाराज मेरा ये काम कर दो, इसके बाद मैं तुम्हें रोज सुबह आकर मीठे मीठे फल खिलाया करूंगा और आम के पैसे भी नहीं लूंगा, माँ कसम सच बोल रहा हूँ, एक भी आम का पैसा नहीं लूंगा, जीवन भर तुम्हें आम खिलाऊंगा। और वो तांत्रिक तो था ही कमीना, उसने तुम्हारे पूर्वज से कहा, सच बोल रहे हो ना चंपकलाल, रोज मुझे मीठे मीठे फल खिलाओगे ना? और वो कमीना तांत्रिक आमों के लालच में आकर तुम्हारे उस पूर्वज के साथ इसी बगीचे में आ गया और उसने अपनी शक्तियों के द्वारा इस बगीचे के अंदर इस काले जिन्न को कैद करके रख दिया। वो कमीना तांत्रिक तो इस जिन्न को पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि इस काले जिन्न को अपने साथ पकड़ कर ले जाए। और ये जिन्न भी कमीना था, ये भी उस तांत्रिक को मारना चाहता था, लेकिन तब इसके पास इतनी शक्तियां नहीं थी कि ये उस तांत्रिक का सामना कर पाए। आखिर नया नया टैग जो लगा था इसके ऊपर जिन्न बनने का, उस तांत्रिक ने इस जिन्न को एक पेड़ के ऊपर कैद किया और तुम्हारे उस पूर्वज को एक चांदी का कड़ा दिया और कहा कि जब भी रात के समय में तुम यहाँ पर देखरेख करने के लिए आओ तो हमेशा ये चांदी का कड़ा पहन कर ही आना, क्योंकि चांदी का कड़ा पहने रखने से ये जिन्न तुम्हें रात में दिखाई नहीं देगा और ना ही ये तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है। लेकिन जिस दिन तुम चांदी का कड़ा पहन कर नहीं आए उस दिन ये जिन्न तुम्हें परेशान कर सकता है। और ऐसा कहकर वो तांत्रिक उस बगीचे से चला गया, लेकिन तुम्हारा वो कमीना पूर्वज जिसने उस तांत्रिक के पास अगले दिन ही आम पहुंचाना बंद कर दिया, उस कमीने ने केवल एक दिन ही उस तांत्रिक के पास आम पहुंचाए थे और फिर वो ऐसे उस तांत्रिक को भूल गया जैसे किसी ने चाय से मक्खी को निकालकर बाहर फेंक दिया हो। तांत्रिक के पास जब अगले दिन आम नहीं पहुंचे तो उसने सोचा कि उनका नया बना चेला कहीं मर तो नहीं गया और इसीलिए वो वापस से उसी बगीचे के अंदर आया। लेकिन जब उसने उस चेले को वहीं पर बैठे हुए देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसने तुम्हारे पूर्वज से कहा, क्यों भाई चंपकलाल, आम क्यों नहीं भेजे? लेकिन तुम्हारा वो कमीना पूर्वज उसने भी उस तांत्रिक से कह दिया, अबे जा, काहे के आम, साले दो रहपट ऐसे मारूंगा आम की जगह पे कोठली भी ना मिलेगी। दिख रहा है मेरे हाथ में डंडा, साले पिछवाड़े को गर्म कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि पीला भी ना हो पाएगा ढंग से। तुम्हारे इस कमीने पूर्वज की बातों को सुनकर वो तांत्रिक काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने तुम्हारे उस पूर्वज से कहा, अच्छा बच्चों, अपने गुरु से चालाकी कर रहा है बेटे। जिस दिन तू रात को वापस अपने घर में चला गया उस दिन ये जिन्न आज़ाद हो जाएगा और फिर ये जिन्न तेरा पिछवाड़ा गर्म कर देगा। लेकिन तुम्हारा वो पूर्वज भी काफ़ी ज़्यादा चालाक था। उसने उसी दिन से ये निर्णय ले लिया कि वो आज के बाद कभी भी रात के समय में वापस लौटकर अपने घर नहीं जाएगा। और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने अपने बेटे को ये कड़ा थमा दिया और कहा कि अब तुम रात में इस बगीचे की रखवाली करना और कभी भी वापस लौटकर रात के समय में घर नहीं आना। लेकिन उस कमीने ने तुम्हें असली वजह नहीं बताई कि आखिर ये कड़ा पहनकर उस बगीचे के अंदर क्यों जाना है और क्यों रात के समय वापस लौटकर घर नहीं आना है। और वो कमीना उसी तरह से आम खाते खाते मर गया। और इसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार इसी नियम को अपनाने लग गया। और इसके बाद पुजारी जी ने बताया कि अब वो काला जिन्न काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और अब वो तांत्रिक भी मर चुका है और अब ऐसा कोई तांत्रिक या पुजारी मौजूद नहीं है जो उस जिन्न को मार सके या फिर उसको कैद कर सके। और तुम्हारा बेटा जैसे ही उस बगीचे से लौटकर घर रात को वापस आया उसी के साथ वो जिन्न अब आज़ाद भी हो चुका है और अब वो इसका पिछवाड़ा गर्म करने वाला है। और इसके बाद मेरे पिताजी झट से बोल पड़े, पंडित जी सिर्फ पिछवाड़ा गर्म ही करेगा ना, मारेगा तो नहीं? और इसके बाद पंडित जी ने
मेरे पिताजी से कहा, अबे तुम्हारे घर में सब भोंदू ही हैं क्या? बेटा मेरा मतलब मारने से ही है। इसके बाद मेरे पिताजी और दादाजी पंडित जी की इन बातों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। अब मेरे दादाजी उन पंडित जी से उस जिन्न से बचने का कोई उपाय पूछ रहे थे, लेकिन पंडित जी ने साफ साफ कह दिया था कि उस काले जिन्न से बचने का कोई भी उपाय उनके पास नहीं है। इसका एक उपाय हो सकता है, अगर तुम्हारे परिवार में से कोई एक मरना चाहे अपनी इच्छा से, तो वो जिन्न तुम्हारे परिवार के बाकी सदस्यों को छोड़ सकता है और इसके लिए तुम्हें उसी बगीचे में वापस जाना होगा, लेकिन दिन के समय में जाना। अगर रात के टाइम में गए तो तुम जिंदा वहाँ से वापस नहीं लौटोगे। और इसके बाद मेरे दादाजी और पिताजी उस बगीचे के अंदर दिन के समय में गए, लेकिन जैसे ही वो उस बगीचे में गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो बगीचा शाम तक हरा भरा नजर आ रहा था, सुबह होते ही वो बगीचा एकदम से सूख चुका था। उस बगीचे में ना तो किसी भी तरह का कोई आम दिखाई दे रहा था और ना ही उन पेड़ों के ऊपर पत्ते नजर आ रहे थे। बस बगीचे के बीचों बीच एक बड़े से आम के पेड़ पर किसी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरे दादाजी को पता चला कि ये आवाज़ें उसी जिन्न की हैं और इसके बाद मेरे दादाजी मेरे पिताजी को उस बगीचे के बाहर ही छोड़कर उस पेड़ के पास चले गए। उन्होंने न जाने उस जिन्न से क्या बातचीत की, लेकिन जब वो वापस घर लौटे तो मेरे पिताजी बताते हैं कि उनके लौटते के साथ ही उन्हें मानो लकवा मार चुका था और वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे थे। महज 15 दिनों के अंदर ही उनका काफ़ी ज़्यादा वजन कम हो चुका था और इसके बाद धीरे धीरे करके मेरे दादाजी मानो मरने लगे थे। और इस घटना के लगभग 23 दिन के बाद ही मेरे दादाजी इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे, लेकिन मेरे पिताजी और मेरे पिताजी की माँ ये दोनों ही अभी भी सुरक्षित थे। दादाजी के मरने के बाद मेरे पिताजी सीधा उन्हीं पंडित जी के पास पहुँचे, लेकिन पंडित जी ने मेरे पिताजी को बताया कि उनके पिता ने यानी कि मेरे दादाजी ने पूरे परिवार की मौत अपने ऊपर ले ली थी और वो जिन्न भी किसी तरह से केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए राजी हो गया था और वो व्यक्ति मेरे दादाजी थे। आगे गोपाल जी बताते हैं कि इस घटना को लगभग 35 से 40 साल बीत चुके हैं और अब उनके पिताजी भी काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इस घटना के बारे में जब भी उनके पिताजी सोचते हैं तो अक्सर वो कांप जाते हैं। लेकिन आज भी वो बगीचा उसी जगह पर है, सूखा हुआ और मुरझाए हुए पेड़ों की तरह वहीं पर खड़ा हुआ है। लेकिन गांव वालों का कहना है कि उस बगीचे के अंदर आज भी वो काला जिन्न निवास करता है। तो क्या आप भी उस बगीचे के अंदर जाना चाहेंगे? तो दोस्तों ये थी गोपाल जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो कि आप मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं तो अपनी कहानी कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में या फिर मेरी ईमेल आईडी के माध्यम से मुझे शेयर कर सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप अपनी कहानी को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि अगली वीडियो आपकी कहानी के साथ ही बन रही हो, लेकिन अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने कमीने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा।